हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, जो इस वीडियो में हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर बताने जा रहे हैं, जो कि आपके सेमेस्टर 5th के स्टूडेंट है, बीए प्रोग्राम, जो आपने हिस्ट्री सब्जेक्ट ले रखा है जी में, आधुनिक विश्व में जेंडर, इसके क्वेश्चन विद आंसर के अकॉर्डिंग हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले देखिए कि जो हमने एक पीडीएफ को तैयार किया जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 18 क्वेश्चन विद आंसर है। आपको पता है इसमें 6 यूनिट है, 6 यूनिट के अकॉर्डिंग आपको 18 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर यूनिट से आपके 2 से 3 क्वेश्चन लिए गए जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। जिस स्टूडेंट को परचेज करना है वो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकता है। आपको एक स्कैनर दिया जाएगा, आपको 50 रुपये पे करके इस पीडीएफ को आपको सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये पीडीएफ सिर्फ हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए होने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जो 18 क्वेश्चन है वो कौन से है। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका क्वेश्चन विद आंसर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन बताते हैं। और देखिए, जैसे जैसे आपको पता है कि आपका पेपर जो 23 दिसंबर को इसका पेपर है, तो मतलब आपके कम से कम अगर हम क्लासेस स्टार्ट करा रहे हैं तो कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन ही हम कंप्लीट करा पाएंगे 18 में से वीडियो के माध्यम से। बाकी क्वेश्चन हम पीडीएफ के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, आप खुद से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है कि इतने टाइम नहीं है कि हम पूरे पीडीएफ को एक्सप्लेन कर सके। इसके लिए कम से कम आपको 15 दिन का टाइम लग जाएगा। इसमें 15 क्लासेस के अकॉर्डिंग ये पीडीएफ कंप्लीट हो सकती है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले, पितृ सत्ता को समझने में एक संस्था के रूप में परिवार के महत्व या विशेषता की चर्चा कीजिए। तो जो पितृ सत्ता क्या होता है, जिसमें जो पिता मुखिया होता है परिवार का, उसके रूप में जो उसके महत्व के बारे में या उसकी विशेषता जो परिवार होती है उसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले आंसर इस टाइप से आपको लिखना होता है। देखिए कि जो पितृ सत्ता से आप समझते हैं क्या है, फिर इसके आपको यहाँ प्रकार लिखें, 2 प्रकार के जो ये परिवार होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो इसकी विशेषता या महत्व कह सकते हैं, ये पॉइंट है, इसका आंसर बताएंगे। फिर इसके दोष क्या है, इसका नुकसान क्या है, तो ये पॉइंट है, ठीक है। यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन फर्स्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन सेकंड है, पितृ सत्ता शब्द को परिभाषित कीजिए। नारीवादी विद्वानों ने पितृ सत्ता और जेंडर को किस तरह समझा है, इसकी चर्चा कीजिए। और इसी का एक देखिए ऑप्शन में भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में, पितृ सत्ता शब्द को परिभाषित कीजिए, उन तरीकों की चर्चा कीजिए जिसमें नारीवादी ने पितृ सत्ता और लिंग को समझा है। तो मतलब यही है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है, तो ठीक है। तो आंसर आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन बता देते हैं। पहले नारीवाद क्या है और विभिन्न नारीवादी परंपराएं क्या है, वर्णन कीजिए, ठीक है। इसके बाद ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यूनिट सेकंड का। देख लीजिए, इसमें से 3 क्वेश्चन हमने बताए यूनिट फर्स्ट के, तो उसमें से एक क्वेश्चन आपका 100% है कि जो आपके पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए जो आपका यूनिट सेकंड है उसके क्वेश्चन देखिए, फ्रांसीसी क्रांति में इसके योगदान पर चर्चा करना है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए क्वेश्चन में इसमें कम से कम आपको 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताते हैं। एक तो ये वाला आपका क्वेश्चन है, देखिए इसमें आपको ये देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान महिला की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। तो एक क्वेश्चन आपका ये है। इसमें देखिए, फ्रांस की क्रांति के दौरान फ्रांस के महत्वपूर्ण नारीवादियों पर एक संक्षिप्त नोट लिखे। क्वेश्चन नंबर जो आपको ये दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है इसका। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों में महिलाओं के जीवन को किस तरह तक प्रभावित किया। तो ये सन 1779 से 1770 तक फ्रांस में महिला आंदोलन पर एक संक्षिप्त नोट लिखे। तो इनके नोट के बारे में बताना है कि मतलब कि इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, संक्षिप्त मतलब शॉर्ट में, तो ठीक है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, चर्चा करें कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांसीसी राजनीतिक प्रिंट में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कैसे बदला गया और हमें जेंडर की राजनीति को समझने में कितनी मदद करता है। फिर इसके बाद जो आपका यूनिट थर्ड आ गया, देख लीजिए इसके क्वेश्चन देखिए, उदारवादी नारीवादी और उसके दृष्टिकोण की भूमिका और महिलाओं के मत अधिकार आंदोलन की समीक्षा का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। उदारवादी नारीवादी पर आधारित महिलाओं के आंदोलन ग्रेट ब्रिटेन में मताधिकार आंदोलन का उल्लेख करें। मतलब कि जो ब्रिटिश सरकार है उसके अकॉर्डिंग जो उनके मताधिकार के अकॉर्डिंग आपको महिला के बारे में बताना है। सेम क्वेश्चन ये भी है, सेम क्वेश्चन ये भी है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेम क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिए आंदोलन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें मतलब इस देश में कैसा आंदोलन होता है उसके अकॉर्डिंग, उसमें महिलाओं की जो भागीदारी होती है उसके अकॉर्डिंग बताना है।
इसके बाद आपका ये तीनों एक ही थे, ऑप्शन वाले थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है, ये अमेरिका के अकॉर्डिंग है, ये भी मताधिकार के अकॉर्डिंग है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उदारवादी पर आधारित महिला आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका में मताधिकार आंदोलन का वर्णन कीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में मताधिकार आंदोलन का पर एक संक्षिप्त टिप्पणी नोट लिखे। तो देख सकते हैं ऑप्शन में दोनों एक ही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको यहाँ। इसके बाद जो आपका यूनिट 4 के क्वेश्चन आ चुके हैं, देखिए रंग भेद क्या है, इसकी महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको बताना होगा कि जो रंग भेद क्या है उसके बारे में, फिर महिलाओं के इसके प्रभाव के अकॉर्डिंग बताना होगा। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिच्छेदन क्या है, आपको क्यों लगता है कि रंगभेद में आश्रय महिलाओं के अनुभव को समझाने के लिए महत्वपूर्ण है। इसी में कोई क्वेश्चन देखिए, चौराहा क्या है, आपको क्यों लगता है कि आश्रय महिलाओं के अनुभव को समझना महत्वपूर्ण है। तो ये क्वेश्चन था। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा इसमें से क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या आपको लगता है कि आश्रय महिला को अवशेष पुरुष से अलग भेदभाव का सामना करना पड़ता है। रंगभेद के शासनकाल में महिलाओं के जिन समस्या और भेदभाव का सामना किया, उन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। तो मतलब कि जो भी महिलाओं की समस्या है उनको दूर करने के लिए कदम उठाया गया। तो यहाँ देखिए 1950 के दशक में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए कि महिलाओं द्वारा मतलब उनमें क्या क्या कदम उठाए गए, कैसे हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है आपके यहाँ पर। इसके बाद देखिए आपका यूनिट 5 के क्वेश्चन आ चुके हैं। ये तीनों क्वेश्चन एक ही 3 टाइप से पूछे गए हैं, देख लीजिए। रूसी क्रांति के क्या कारण थे। रूसी क्रांति के दौरान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का एक संक्षिप्त में वर्णन करें। रूसी क्रांति के कारण क्या थे। रूस में क्रांति से पहले और बाद की अवधि में महिलाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। रूस क्रांति में महिलाओं की भागीदारी पर चर्चा करें। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये शायद एक ही क्वेश्चन है इस चैप्टर से। देखिए सबसे पहले इसके कारण के अकॉर्डिंग आपको बताना ये इस पॉइंट है। फिर इसके बाद जो इसके राजनीतिक आर्थिक जो प्रभाव पड़े हैं, तो ये 3 पॉइंट है। फिर इसके बाद आपको निष्कर्ष लिखना है। फिर ये देखिए महिलाओं की जो भूमिका है उस क्रांति में, ये आपके कुछ पॉइंट है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यूनिट 5 का एक ही क्वेश्चन है। अब ये देखिए जो आपका नेक्स्ट यूनिट है 6, उसके देखिए क्वेश्चन नंबर 16, 1949 की चीनी क्रांति पर चीन में महिलाओं के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। क्या आपको लगता है कि महिला परिवार के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में स्वतंत्र थी। तो ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। इसके बाद जो आपका 2 क्वेश्चन और देखने को मिलेगा, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण में क्या अंतर है। तो इन दोनों में जो अंतर है वो आपको एक्सप्लेन करना है। फिर इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन देखिए, महिलाओं को हिंसा से बचाने वाले वर्तमान भारतीय कानूनों का प्रशिक्षण कीजिए। भारत में घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं को उपलब्ध विभिन्न कानूनी सुरक्षा उपाय की विवेचना करें। भारत में महिला के विरुद्ध विभिन्न अपराधों एवं उससे जुड़े कानूनों की चर्चा कीजिए। तो आपको इसमें यही बताना है कि महिलाओं की जो समस्या क्या है, कौन कौन से अपराध उनके साथ किए जाते हैं, प्लस उसकी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं कानून द्वारा। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो टोटल यहाँ 18 क्वेश्चन आपको देखने को मिले, जो कि आपके 6 यूनिट के अकॉर्डिंग हमने ले रखा है। तो आप मान के चल सकते हैं 3 है एक चैप्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है, 3 क्वेश्चन आप मान के चलिए, 3 में से एक क्वेश्चन तो आपके पेपर में कंफर्म ही है कि आने वाला है। तो देखिए गाइस 18 क्वेश्चन जो हमने आपको बताया, जिसमें से 8 क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, जिसमें से आपको 4 या 5 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। ठीक है, तो हमने आपको क्वेश्चन बता दिए इंपॉर्टेंट, प्लस आपको आंसर इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग बता दिए किस टाइप से लिखे गए, कैसे आंसर आपको देखने को मिलेंगे। जिस भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है तो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिए। हम अभी आपको इसी वीडियो में बता रहे हैं कि पूरा सिलेबस हम कंप्लीट नहीं करा पाएंगे वीडियो के माध्यम से। हम 50% सिलेबस आपका कंप्लीट करा सकते हैं, जिसमें से आपके मोस्टली 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आ सकते हैं, क्योंकि पूरे में से 8 क्वेश्चन बनेंगे, आधे 50 में से 4 या 3 क्वेश्चन आपके पेपर में ही आ सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन की बात कर ली कि क्वेश्चन बता दिए। चलिए क्वेश्चन विथ जो आंसर है ना वो हम आपको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, फिर नेक्स्ट वीडियो में तो गाइस आप देख सकते हैं जो आपकी यूनिट 1 है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। पितृसत्ता को समझने में एक संस्था के रूप में परिवार के महत्व या विशेषता की चर्चा कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से देखिए, पितृसत्ता से आप क्या समझते हैं। पितृसत्ता एक सामाजिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत महिलाओं की तुलना में पुरुषों को केंद्रीय भूमिका अधिक होती है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो समाज में पुरुष को अधिक अधिकार प्रदान करती है। इस व्यवस्था में महिलाओं और पुरुषों की तुलना में निर्णय लेने का अधिकार बेहद कम होता है।
तो देखिए जो पितृ सत्ता क्या है, एक सामाजिक व्यवस्था होती है। इसमें जो महिला के तुलना में जो पुरुष की जो होती है ना भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और वो अधिक होती है। और प्लस जो इस व्यवस्था में ना जो अधिकार है ना, पुरुष को ज़्यादा अधिकार प्राप्त होता है महिला की तुलना में समाज में। और इस व्यवस्था के अकॉर्डिंग आप पुरुष की तुलना में महिलाओं को ज़्यादा अधिकार भी प्राप्त होता है। प्लस देखिए साधारण भाषा में कहा जाए तो पितृ सत्ता एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पुरुष को समाज या परिवार में उच्च माना जाता है। मतलब कि समाज या परिवार में सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ उसी सदस्य को माना जाता है। सदियों से यह देखा जाता है कि अक्सर महिलाएं पुरुष पर निर्भर रहती है, जिसके कारण महिला को कई प्रकार की सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये भी बताया जा रहा है कि जो महिला है इस पर कि पुरुष के अकॉर्डिंग निर्भर रहती है, इसलिए जो महिलाओं को समस्या का सामना भी करना पड़ता है समाज के अकॉर्डिंग। इसके अलावा निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी महिलाओं को अधिक महत्व नहीं दिया जाता और जो महिलाएं अपने फैसले खुद से नहीं ले सकती उसको कम महत्व दिया जाता है, जिसके कारण अधिकांश महिला पुरुष पर आश्रित रहती है। इसी कारण जो महिलाएं पुरुष पर आश्रित रहती है उनको अकॉर्डिंग ही कार्य करती है। तो गाइस सिंपल शब्दों में अगर हम बताएं पितृ सत्ता क्या है, जो आपके पिता की एक भूमिका है आपके फैमिली मेंबर में, वही समझ लीजिए। जैसे कि आपके दादा थे फिर आपके पापा हो गए, उसी टाइप से जो उनकी मेन जैसे घर का जो मुखिया होता है, घर के इम्पोर्टेंट सदस्य होता है, उसी टाइप से इसका महत्व समझा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं एकल परिवार और संयुक्त परिवार। तो जो परिवार होते हैं दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले एकल में आ जाएगा कि जो कि आपकी फैमिली सिर्फ माता पिता उनके बच्चे, और संयुक्त परिवार में आ जाएगा कि जैसे आपके दादा दादी चाचा चाची नाना नानी और प्लस सारे बच्चे, ये सब एक साथ होते हैं। ठीक है, तो देखिए वही परिवार होता है जिसमें ज़्यादातर केवल 3 या 4 लोग होते हैं, माता पिता उनके बच्चे या वैवाहिक जोड़ों पर केंद्रित होता है। आजकल एकल अभिभावक भी एकल परिवार माना जाता है। अवधि एकल परिवार शब्द से पहली बार 20वीं सदी में दिखाई दिया। तो गाइस ये जो एकल परिवार का जो भी है ये सिस्टम, ये 20वीं सदी के अकॉर्डिंग यहाँ देखा जाता है और इसमें आपको वो एकल परिवार में सिर्फ माता पिता और प्लस उनके 2 बच्चे हो सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग और कोई नहीं होता है। मतलब कि जो नई नई शादी करते हैं उनके बच्चे और वो, ओके। और ये देखिए संयुक्त परिवार सदियों से प्रचलित है। कई व्यक्ति अपने जीवन में 2 एकल परिवार का हिस्सा होते हैं। एक एकल परिवार जिसमें वो पैदा होते हैं और दूसरा वो जिसमें शादी करके अपना घर बसा लेते हैं। तो मतलब कि जैसे कि आप अपने घर में अपने दादा के अकॉर्डिंग पैदा हुए, आपके दादा फिर आपके पापा है, फिर आपके उनके पापा के बच्चे हो गए, एक परिवार के अकॉर्डिंग आते हैं कि एक ही घर में शादी होती है, एक ही में सब कुछ घर बसा लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए जो पितृ सत्ता की विशेषता, या आप विशेषता कह सकते हैं या महत्व कह सकते हैं, क्या है इनकी जो परिवार के अकॉर्डिंग। तो देखिए पितृ सत्ता एक ऐसी सामाजिक प्रणाली है जिसके अंतर्गत परिवार अहम, समाज में महिला की तुलना में पुरुषों को अधिक भूमिका होती है। मतलब ये एक ऐसी सामाजिक प्रणाली के अकॉर्डिंग देखा जाता है जहाँ पर पुरुष को इम्पोर्टेंस दिया जाता है महिलाओं से ज़्यादा। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सामाजिक कार्य, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, धर्म आदि के कार्यों में पुरुष का अधिकार अधिक होता है। मतलब कि जो भी कार्य होते हैं समाज में, धार्मिक हो, राज्य व्यवस्था हो या अर्थव्यवस्था हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पुरुष के अधिकार को दिया जाता है। ठीक है, पितृसत्तात्मक परिवार की व्यवस्था में पुरुष को समस्त गतिविधियों का केंद्र मानकर परिवार के समस्त निर्णय लिए जाते हैं। मतलब पुरुष को अकॉर्डिंग जितने भी आपको निर्णय लेने होते हैं, सही गलत का फैसला, वो सब उनको अकॉर्डिंग लिया जाता है। इसके अलावा पितृसत्तात्मक परिवार में घर के सभी महत्वपूर्ण निर्णय भी पुरुष के द्वारा ही लिया जाता। इस व्यवस्था में महिला के निर्णय लेने की क्षमता लगभग ना के बराबर होती है। मतलब इसके अलावा जो पिता है उसी की जो मुखिया है उसी की चलेगी, जो एक लड़के के अकॉर्डिंग। जो महिलाएं होती है घर में, वो उनकी कोई भी भूमिका नहीं होती, वो कोई भी अपना फैसला नहीं ले सकते। बेशक अपने फैसले को बता सकते, लेकिन वो लागू करना ना लागू करना घर के पुरुष के अकॉर्डिंग ही देखा जाता है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में महिलाएं पुरुषों पर आश्रित रहती है और ये महिला पुरुष के अकॉर्डिंग ही कार्य करती है, आश्रित रहती है, उनका खान पान जीवन पे सभी व्यवस्था। ठीक है, इस व्यवस्था में महिलाओं को पुरुष की अनुमति के बिना कहीं आने जाने का अधिकार भी नहीं होता और बिना पुरुष से पूछे, मतलब अपने पति से पूछे कहीं आ जा नहीं सकती, कहीं घूम फिर नहीं सकती, उनको ये अधिकार प्राप्त नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा पितृसत्ता व्यवस्था में बच्चों की पहचान उनके माँ के नाम से ना होकर केवल उसके पिता के नाम से ही होती है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो आपके माता है उनके नाम से नहीं, सिर्फ आपके पिता के नाम से ही बच्ची के जो व्यवस्था होती है और बच्चों का पता चलता है। देखिए पितृसत्ता में अंतर्गत महिलाओं की संपूर्ण गतिविधियों को किसी न किसी रूप पुरुष प्रधान द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जो भी महिला की संपूर्ण गतिविधियाँ होती है वो पुरुष द्वारा ही उसको देखा जाता है।
केवल इतना ही नहीं, पितृसत्ता व्यवस्था में महिलाओं को घर की वस्तुएं, जमीन या अहम जायदाद पर भी अधिकार नहीं होता। इन पर भी केवल पुरुष का ही अधिकार होता है। तो मतलब आपके जो भी ये सब होते हैं, जैसे खेत हो गया, जायदाद, ये सभी जमीन हो गई, ये सब खेती बाड़ी के अकॉर्डिंग ये सारे के अधिकार पुरुष को प्राप्त है। महिला को कुछ भी नहीं दिया जाता, एक पैसा नहीं मिलेगा उन्हें। एक संयुक्त परिवार में आमतौर पर एक कुलपति सबसे बुजुर्ग नर का नेतृत्व होता है। इस व्यवस्था को पितृसत्ता कहते हैं। मतलब कि जो संयुक्त परिवार जैसे देखा जाए तो उसमें सिर्फ जो सबसे बुजुर्ग होता है, जैसे आपके दादाजी हो गए, उनको ही पितृसत्ता आप कह सकते हो। उन्हीं की मुखिया है, वही चलेगा पूरे कुल में, पूरे घर में, ठीक है। ऐसे घरों में पुरुष प्रधान होता है और पुरुष को प्रधान कहा जाता है। वे परिवार का पालन पोषण करता है। संयुक्त परिवार के मुकाबले में एकल परिवार में पितृसत्ता की अभिव्यक्ति जोड़ों कम पाई जाती है। तो मतलब कि जो संयुक्त परिवार में उसमें जो पितृसत्ता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन जो एकल परिवार में होती है उसकी कम होती है, क्योंकि वो जोड़ों के अकॉर्डिंग चलती है, ठीक है। अब देखिए इस व्यवस्था का दोष क्या है, तो इसके तो आपके महत्वपूर्ण आपको लाभ बता दिए, प्लस आपकी महत्व या विशेषता कह सकते हैं। अब जो पितृसत्ता के दोष क्या है, तो देखिए पितृसत्ता एक ऐसी व्यवस्था है जो महिला के दृष्टिकोण से बेहतर दुर्भाग्यपूर्ण होती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत समाज में स्त्री को पुरुष के बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता है, जिसके कारण उनके विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। एक ऐसी समस्या है जिसमें स्त्रियों को पुरुषों के समकक्ष स्थान नहीं प्रदान किया जाता। मतलब ये देखिए जो पितृसत्ता व्यवस्था है, इसका जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण कह सकते हैं, जब से मतलब कि इसके दोष में कि जो महिलाओं के साथ ना गलत होता है, उनको उनके अधिकार नहीं दिए जाते, प्लस वो अपने पति के अकॉर्डिंग या जो भी उनके घर में है मैन पुरुष, उनके अकॉर्डिंग निर्भर रह के रह सकती है। वो अपने अधिकार नहीं प्राप्त कर सकती, अपनी समस्या इनके अकॉर्डिंग आती है, वो अपना विकास नहीं कर सकती, उनको दर्जा नहीं मिल सकता, सम्मान नहीं मिलता है। तो ये इसके पॉइंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, पितृसत्तात्मक व्यवस्था में अधिकांश पुरुष अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, जिसके कारण महिला समाज में बराबरी नहीं कर पाते। जो पितृसत्ता पुरुष लोग हैं अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, गलत प्रयोग करते हैं, जिसके कारण जो महिलाओं पर अत्याचार होता है वो अपने समाज में बराबरी नहीं कर पाती। पितृसत्ता व्यवस्था में महिला कई दशकों से पुरुष द्वारा शोषण एवं उत्पीड़न का शिकार बनती आई है। तो जो पुरुष लोग होते हैं वो महिलाओं का शोषण भी करते हैं, प्लस उनको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते हैं। इस कारण से जो उत्पीड़न होता है महिलाओं का होता है और वो उनको सहना पाते हैं, हिंसा जैसे कार्य करते हैं। पितृसत्ता व्यवस्था के कारण समाज में महिला की स्थिति किसी वस्तु के समान होती है, जिसके कारण महिला की फैसले लेने की शक्ति और आत्मसम्मान में आत्मबल शून्य हो जाता है। तो देखो इस व्यवस्था में ये भी होता है, जो महिलाओं की जो कोई भी फैसले लेने की जो शक्ति होती है ना, जीरो होती है, जिसके कारण जो महिला की शक्ति, आत्मसम्मान, वो सब कुछ ना बेकार, शून्य के बराबर हो जाता है। इसके बाद देखिए, पितृसत्ता व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें महिलाओं के विवाह के पश्चात उनका उपनाम बदल दिया जाता है। यह एक ऐसी पारंपरिक प्रथा है जो सदियों से चली आ रही। इसी कारण महिला अपनी पहचान खोकर पूर्ण रूप से पुरुष वर्ग के लोग पर निर्भर हो जाती है। मतलब कि जैसे आपको शादी के बाद जो सरनेम चेंज हो जाती है लेडीज़ की, वही बताया जा रहा है कि वो पुरुष के अकॉर्डिंग ही उनका सरनेम कर दिया जाता है, जिसके कारण वो अपनी पहचान खो देती है और पुरुष के अकॉर्डिंग ही वो निर्भर हो जाती है। तो गाइस ये था आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो कि हमने आपको इस वीडियो में करा दिया। अब क्लासेस सेकंड में आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कराएंगे, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, प्लस ये पूरी PDF इंपॉर्टेंट है। तो जिस स्टूडेंट को चाहिए वो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।